मित्रों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपल बिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिशें अभी भी बंद नहीं हुई हैं। कभी कभी ये लगता है कि जैसे उनका युद्ध विराम केंद्र के साथ में जो उनका शीत युद्ध है उसको विराम चिन्ह लग चुका है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी दोयम भूमिका स्वीकार कर ली है। उन्होंने ये मान लिया है कि उनको अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए और ऊंचाई पर जाने के लिए उनको जो है कुछ उनके अंदर धैर्य होना चाहिए, समय का इंतज़ार करने का, ये उन्होंने जता दिया है। और साथ ही साथ में केंद्रीय नेतृत्व के प्रति उन्होंने अपनी पूरी वफादारी, अपनी पूरी निष्ठा दिखाने का भी प्रयास किया है। उसके बाद में फिर केंद्रीय नेतृत्व ने भी, खासतौर से अमित शाह ने भी उनके प्रति बड़ा ममत्व दिखाया। ये दिखाया कि वो उन सारी बातों को भूल गए हैं और जो योगी आदित्यनाथ ने प्रकारांतर से जो इस बीच में चुनौतियां देने की कोशिश की थी उन सारी बातों को भूल गए हैं और अब वो योगी आदित्यनाथ को अपना बरदस्त देने के लिए तत्पर हैं। ये आवाज़ दिया गया था, तो ये लगा था कि अब उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से सरकार का काम चलेगा। लेकिन अब जो स्थितियां सामने आ रही वो पता चला है कि उससे ये लगता है कि नहीं, केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उससे पता लगता है कि वो योगी के मामले में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस फार्मूले का ध्यान में रखते हुए वो अपने निर्णय ले रहा है। वो उसका ये है, केंद्रीय नेतृत्व की मंशा ये दिखाई देती है कि अगर योगी को निश्चिंत कर दिया गया तो योगी के भाव फिर बढ़ जाएंगे और योगी फिर जो है जामे से बाहर निकल जाएंगे। तो योगी को निश्चिंत मत होने दो, योगी को हमेशा मुश्किलों में डालने का काम करते रहो। और ये जो केंद्रीय नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की जो भावना है वो एक मामले में, उस मामले में फिर उसका एक प्रकटीकरण करने का एक नज़ीर और सामने आ गई। वो नज़ीर ये है कि योगी आदित्यनाथ के जीवन पर एक फिल्मकार ने एक बायोपिक बनाई है। अब उस बायोपिक को रिलीज करने का इरादा था, तो उसके टीजर की मंजूरी के लिए, फिल्म की मंजूरी के लिए सेंसर बोर्ड के पास में मामला पहुंचा, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसको अटका लिया। सेंसर बोर्ड ने कहा कि मंजूरी लेने के पहले फिल्म निर्माता को मुख्यमंत्री कार्यालय की, चूँकि मुख्यमंत्री से संबंधित फिल्म है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी सहमति ली जाना आवश्यक है, वो आप लेकर आइए। अब ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बायोपिक बनी थी, उसको लेके उन्होंने नहीं कही। ये बातें कुछ राजनीतिक फिल्में बनी थी, उसके लिए उनके लिए भी सेंसर बोर्ड ने कभी नहीं कहा कि आप जो है वो संबंधित सरकार से अनुमति लेके आएँ, और इसमें उन्होंने अनुमति का पेन चला दिया। तो फिर जो फिल्म के निर्माता हैं, वो फिल्म के निर्माता जो है वो वहाँ पर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम 2 दिन की मोहलत मांगी कि अब वो क्यों नहीं गए फिल्म निर्माता, सीधा ये रास्ता अपनाते बजाय हाई कोर्ट के जाने के कि वो जो है उसकी मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी नहीं लाए। तो साफ जाहिर है कि उनकी जो फिल्म रोकी गई थी उसके पीछे मंशा यही थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मंजूरी के लिए आवेदन आ जाए, तो उसके बाद में जब मुख्यमंत्री कार्यालय की हरी झंडी के आधार पर वो फिल्म प्रदर्शित हो तो लोगों को ये मैसेज जाए कि ये तो योगी जी ने खुद ही अपने ऊपर फिल्म बनवा ली है। तो उस फिल्म का महत्व समाप्त हो जाता। उस फिल्म के जरिए जो उनका कद बढ़ाने की कवायद हो रही है योगी जी की, उसको धक्का लगता। तो इसलिए ये बेहतर ये समझा गया। लेकिन ये समझ में आ गया कि अगर हाई कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो फिर आखिर में हाई कोर्ट में वो नहीं जाते फिल्म निर्माता, तो फिर आखिर में यही चाह रहा था कि वो उनको जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में ही फिल्म निर्माता को जाना पड़ता और उसके बाद में वो जो योगी जी का कद बढ़ाने के लिए जितना भी परिश्रम किया गया था, जो प्रतिभा दिखाई गई थी, वो सारी की सारी बेकाम चली जाती। तो एक मामला तो ये प्रकाश में आया। दूसरा ये है कि कानपुर में जो डीएम और सीएमओ के बीच में जो रस्साकसी हुई वो भी,
और उसमें उसके जो प्रसंग हैं वो भी बहुत चर्चा का विषय बने हुए। पहले तो डीएम की अनुशंसा पर जो वहाँ के सीएमओ थे, डीएम वहाँ जितेंद्र सिंह हैं, और जो सीएमओ थे डॉक्टर हरदत्त नेमी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनकी जगह नए सीएमओ की नियुक्ति कर दी गई। इसके बाद डॉक्टर हरदत्त नेमी ने बजाय इसके कि वो घबरा जाते, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सरकार के एक तबके का उनके ऊपर हाथ था, इसलिए वो उन्होंने दुस्साहस दिखाने का निश्चय कर डाला। उन्होंने जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार के खिलाफ भी प्रकारांतर से बोला और कहा कि मैं हाई कोर्ट में जाके और न्याय की मांग करूंगा, मैं दलित अधिकारी हूँ इसलिए मुझे पीड़ित किया जा रहा है। और अंततः वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में से उनकी बहाली का आदेश हो गया। अब जो बहाली का आदेश, जब उसके आदेश के क्रम में जब वो जो है चार्ज लेने के लिए पहुँचे तो वहाँ पे वो कुर्सी पर बैठे, तो उसके बाद में लेकिन जो उनकी जगह जो उदयनाथ जिनको सीएमओ बनाया गया था, उनको पुलिस के जरिए हाई कोर्ट के आदेश होते हुए भी उन्हें जो है फिर पुलिस के जरिए जबरिया उनके कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया और डॉक्टर उदयनाथ को उनकी कुर्सी पर बैठा दिया गया। अब इसके बाद में चूँकि उनको तो शायद ही तो उनके दबने का सवाल ही नहीं था, वो तो सरकार का ही एक बड़ा प्रभावशाली तबका उनको शायद दे रहा था। तो फिर डॉक्टर हरदत्त नेमी अवमानना की याचिका लेके और हाई कोर्ट के सामने पहुंच गए। तो फिर कानपुर के डीएम से लेके और पुलिस अधिकारियों से लेके और प्रमुख सचिव गृह से लेके कई सीनियर अधिकारी वहाँ तलब हो गए हाई कोर्ट के सामने कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। तो सरकार के हाथ पैर ढीले पड़ गए और फिर ये हुआ कि डॉक्टर उदयनाथ को ज्यों का त्यों एसीएमओ के पद पर वापस भेज दिया गया जहाँ से वो आए थे, और डॉक्टर हरदत्त नेमी को जो है वो पदग्रहण करा दिया गया। फिर उनकी यथावत बहाली कर दी गई। अब इस मामले में आज जो है आज के दिन ही अवमानना की जो कार्रवाई के लिए जो उन्होंने आवेदन किया था डॉक्टर हरदत्त नेमी ने हाई कोर्ट में, तो आज वो अधिकारी जब पहुंचे तो ये बताया गया कि कंप्लायंस हो गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना। अभी तो हाई कोर्ट की भवें तनी हुई है। हाई कोर्ट ने 26 जुलाई की तारीख लगाई है कि अब अधिकारियों से कहा कि अब पेश होइए, आप हमारे सामने पेश हों, उसके बाद में हम देखेंगे कि आपको माफ़ किया जाए या ना किया जाए। तो अधिकारियों की तो जो मुख्यमंत्री की कहा यह जाता कि मुख्यमंत्री की मंशा की वजह से जिन अधिकारियों ने जो है वो इसमें डॉक्टर हरदत्त नेमी जो लेकर आए थे हाई कोर्ट का आदेश, उसे तात्कालिक तौर पर फलीभूत नहीं होने दिया था। अब वो अधिकारियों की तो सांसें अटक गई हैं कि पता नहीं हाई कोर्ट क्या करेगा। दूसरी ओर ये है कि इसी घटनाक्रम के संदर्भ में माना ये जा रहा है, इसी घटनाक्रम से उसको जोड़ा ही जाना चाहिए, माना क्या जा रहा है, जोड़ा ही जाना चाहिए कि आज जो है ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जिनके पास में स्वास्थ्य विभाग है, उनको आज जो है वो वहाँ पर अपने सामने बुलाया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और उसकी जो भी चर्चा हुई हो, चर्चा का तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन लगता यही है कि जो अमित शाह की ये जो कानपुर के सीएमओ का प्रकरण है, इस प्रकरण में निश्चित रूप से उनको बुलाया गया होगा। तो अब अगर ये अनुमान सही है तो फिर अब तो फिर उजागर हो चुका है कि केंद्रीय नेतृत्व ने योगी सरकार को नीचा दिखाने के लिए और जैसे डॉक्टर हरदत्त नेमी के कानपुर के सीएमओ के मामले में रुचि ली, और अंततः इसकी वजह से योगी सरकार को एक बड़ी किरकिरी झेलनी पड़ी। तो ये भी एक नमूना है उस बात का कि किस ढंग से योगी सरकार को बिल्कुल निश्चित नहीं होने दिया जा रहा। चैन के साथ सरकार चलाने की उनको जो है सुविधा प्राप्त नहीं होने दी जा रही। उन्हें पता कि चैन के बाद तो चैन जब वो उनको पूरा चैन हो जाता तो उनका मनोबल कितना बढ़ जाता है। तो बायोपिक के मामले में भी हो गया, बायोपिक का तो मामला तो कर चलिए वो एक दूसरे किस्म का मामला है, लेकिन ये एक मामला है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जिनका अहम इतना चरम सीमा पर रहता है, जो उनको
जो किसी तरह की अपनी प्रतिष्ठा पर ठेस बर्दाश्त नहीं करते, वो उनको इससे जो झटका, इससे जो सदमा लगा होगा और उनकी जो तिलमिलाहट होगी, उसका सिर्फ केवल एक अंदाज़ा ही किया जा सकता है। अब इसके अलावा जो लौनी के गाजियाबाद के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो आज फिर एक पॉडकास्ट पे जो मुख्यमंत्री की बिल्कुल मुख्यमंत्री को लगातार एक तरह से जो है वो जो चैनल है यूट्यूब चैनल, वो एक तरह से वो उसका अभियान ही है, लक्ष्य ही केवल एक बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार उनको लगातार नीचे दिखाना, उनके लिए उनके खिलाफ माहौल बनाना, उसका जो लक्ष्य एक है। तो उसने एक पॉडकास्ट प्रसारित किया है नंद किशोर गुर्जर का। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, जो कि योगी जी के काफ़ी चहेते हैं और जिनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है, उनके सेवा विस्तार की सिफारिश योगी सरकार ने केंद्र को भेजी है। वैसे तो भेजनी नहीं चाहिए थी, उसमें एक तकनीकी तौर पर जहाँ तक हम समझते हैं कि वो सिफारिश करने का औचित्य इसलिए नहीं रह गया था कि उसके पहले एक बिल्डर की कोई बड़ी उसकी पेनल्टी में बड़ी माफ़ी देने के मामले में मनोज कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत हुई थी प्रधानमंत्री कार्यालय से, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को उनकी जांच संदर्भित कर दी थी। होता यह है कि जिस अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच शुरू हो जाए तो वो उस अधिकारी को न तो कोई पदोन्नति मिल पाती है, और पदोन्नति तो कह रहा वो शिखर पर वैसे आगे कहाँ जाएंगे, लेकिन उसको सेवा विस्तार भी नहीं मिलता। तकनीकी तौर पर तो हम समझते हैं कि स्थिति यही होती है, लेकिन फिर भी सेवा विस्तार की अनुशंसा, उनकी तमाम विशेषताएँ और तमाम प्रदेश सरकार के हित में तमाम उनके योगदान की चर्चा करते हुए एक बहुत ही एक प्रबल संस्तुति केंद्र सरकार को भेजी गई। उधर उन्होंने केंद्र सरकार को संस्तुति भेजी मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार की, और इधर नंद किशोर गुर्जर का पॉडकास्ट प्रसारित करा दिया गया। इसमें नंद किशोर गुर्जर तो कह रहे कि वो ये तो सावन का महीना चल रहा, भगवान शिव का महीना है, इसमें जितने पापी हैं दंडित होंगे, और खासतौर से वो मनोज कुमार सिंह का नाम ले रहे कि उनका तो सेवा विस्तार का तो सवाल ही नहीं, 31 जुलाई को वो रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, उनको जो है वो जेल जाना होगा, ये उन्होंने कह दिया राज्य सरकार। और ये भी कहा कि साथ में जोड़ दिया, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उनके सेवा विस्तार की फाइल केंद्र में भिजवा रहे, सेवा विस्तार की अनुशंसा भिजवा रहे, दूसरी ओर नंद किशोर गुर्जर ये भी कह रहे कि नहीं, योगी जी को पहले पता नहीं था, वो तो बिल्कुल भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। इस मामले में उनका जो है वो बिल्कुल पूरे उनकी इस मामले में उनकी प्रतिबद्धता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के विरोध के मामले में वो बहुत खरे हैं। तो पहले तो उनको मनोज कुमार सिंह के बारे में पता नहीं था कि मनोज कुमार सिंह की करतूतों के बारे में, लेकिन अब वो भी मनोज कुमार सिंह की करतूतों को जान गए हैं। तो ये जो काम होगा मनोज कुमार सिंह को जेल के भेजने का काम, ये खुद योगी आदित्यनाथ ही कर देंगे। तो अब उन्होंने उसमें योगी आदित्यनाथ को सान लिया, जो उनका वो कराना चाह रहे हैं, उनका सेवा विस्तार कराना चाह रहे। तो दूसरी ओर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ये भी एक मतलब उन्होंने जो कि कहीं ना कहीं इसमें भी लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व का कहीं ना कहीं इशारा है कि उसमें उन्होंने एक कसौटी पर एक जो है चढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ की जो साख है, योगी आदित्यनाथ की जो शोहरत है, उसको एक कसौटी पर चढ़ाने का काम कर दिया है। अब देखो कि अब क्या होता है कि वो सेवा विस्तार की अनुशंसा वापस लेते हैं, या जैसा कि नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि उनको मनोज कुमार सिंह की के कारनामों का पता चल गया है। अब पता नहीं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे कि उनकी कोई कारनामे हैं या नहीं, लेकिन अब ये है कि उन्होंने ये उस कसौटी पर चढ़ा दिया है कि जब उनके नंद किशोर गुर्जर तो उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं, वो इतने प्रमाण दे रहे हैं और मनोज कुमार सिंह के बारे में जो
शिकायतें हो रही, वो केंद्र सरकार भी उन शिकायतों पर प्रथम दृष्टया विश्वास करके और उनकी जांच करा रही, तो फिर भी योगी आदित्यनाथ उनकी तरफदारी करेंगे, उनको उनकी जो है फिर भी उनका की पीठ थपथपाएंगे, या जो है वो या अपनी उसको भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसके नाते जो उनकी जो छवि है, उस छवि की पुख्तगी के लिए वो मनोज कुमार सिंह की बलि चढ़ाएंगे। ये भी एक है, ये भी एक नमूना उस बात का कि कैसे योगी आदित्यनाथ को लगातार उलझा के रखा जा रहा है, कैसे फंसा के रखा जा रहा है, कैसे जो है उनको तरह से चैन नहीं लेने दिया जा रहा है। ये इससे भी जो है हो गया। अब कुछ योगी आदित्यनाथ की अपनी एक धारणाएं हैं, वो एक उनका धर्म के मामले में, हालांकि वो जिस पीठ के महंत हैं, गोरखनाथ पीठ के, वो एक तरह से ज्ञान मार्ग की पीठ है, और जो नाथ और सिद्ध हैं उनके बारे में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लिखा है, रामानंद सिंह जो किताब है, वो भारतीय संस्कृति की 4 अध्याय, तो उसमें उन्होंने रामानंद सिंह ने लिखा है कि वो गोस्वामी तुलसीदास तो कहते थे कि ये नाथों और सिद्धों ने हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया, निराकार को लोग इनका निर्गुण इनकी ईश्वर की जो प्रतिपादन है उसको तो आम जनता समझ नहीं पाई, और उसका भक्ति से और वो चाट हो गया। तो ये ज्ञान मार्ग की शाखा है जो है जो ये कहती है कि नहीं, ये जो तरीका है, ये तो शुरुआती एक तरह से तरीका था, जो तमाम सारे जो कर्म कांड का तरीका है, और जो बहुत उस तरह की पूजा का तरीका है, मतलब भगवान को बाह्य स्वरूप में देखना, ये उसकी नादानी है इंसान की। और वो कहते हैं कि जब वो उसके अंदर जब ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, तो उसके बाद में वो इन चीज़ों से उभर के, और वो जिस चीज़ों पर बल देते कि फिर वो बाहर भगवान को नहीं खोजता, उसे पता है कि ब्रह्म तो उसके अंदर ही है। तो ये उपनिषद से लेके, और ये जितने भी उपनिषद काल से लेके, और ये जो योग और नाथ का जो हुआ, नाथ और सिद्ध तक जो पहुंची है धारा, तो वो धारा उसको कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती, बहुत उसकी खंडना भले ही ना करती हो, लेकिन उसको कोई अच्छी निगाह से नहीं देखती वो सारी बातें। और स्वामी विवेकानंद जी, अब पता नहीं कि योगी जी उनको सुना है कि नहीं सुना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी एक योगी थे, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध है, वो जो है वो उनके तो प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के भी अगर विचारों को देखा जाए, जो उन्होंने वहाँ वेदांत पर प्रवचन दिए हैं, वहाँ विदेशों में जाके, अमेरिका में जो हिंदू धर्म की जो एक तरह से धूम मचाई थी, तो उस प्रवचन में वो भी ये बार बार कहते सुने जाते हैं कि जब आदमी ने शुरू में एक ईश्वर की एक उस रूप में कल्पना की, देवताओं के रूप में कल्पना की, तो देवता उसने अपने जैसे गढ़े, जैसा वो करता था वैसे ही जो है वैसे ही वो अपने देवताओं से जो उसकी कल्पना की हुए थे उनसे कराता था। वो समय अगर वो मदिरापान करता था, वो मांस खाता था, तो देवता भी वो समय की जो देवता उसने देवताओं की कहानियाँ गढ़ी, उन कहानियों में उसके देवता भी ऐसे ही करते दिखाई जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर उस जमाने की जो आस्था थी उस जमाने के जो देवता थे उनसे और आज के समय में कल्पना की जाएगी, तो वो देवता बहुत असभ्य प्रतीत होंगे, वो जो है वो देवता बहुत ही दुराचारी प्रतीत होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि काल सापेक्ष होती की सारी धारणाएं, उन्होंने सगुण भक्ति को नकारा नहीं है, वो सगुण धर्म को भी मानते, लेकिन उन्होंने कहा जैसे जैसे चेतना का विकास होता जाता है, तो वो ये कहते हैं कि उन देवताओं की आपको निंदा करनी नहीं है, कि जिनका जिक्र आता है जो शुरुआती ग्रंथों में, वेदों में जिनका जिक्र आता है कि नहीं, उस समय तो
मांस का भक्षण होता था, यज्ञ में बलि चढ़ाई जाती थी, वो मांस प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। इंद्र तो मदिरा बहुत पीता था, उसका चरित्र भी ठीक नहीं था। तो अब उस समय की परिस्थिति को सोचते हुए आज की कसौटी से उसको तुलना करेंगे तो उसका कुछ अर्थ नहीं है, उसका कोई। उन्होंने कहा जैसे जैसे आदमी की चेतना का विकास होता गया, जैसे जैसे वो उसके अंदर उच्चतर भावनाएं विकसित होती गई, वैसे वैसे उसके जो भगवान का स्वरूप है वो भी उच्चतर होता गया। वो उन जो शुरुआती देवता जो करते थे वो जो है बाद के जो भगवान आए वो उन सब से बहुत अत्यंत संयमी, अत्यंत उसके रूप में उन्होंने दर्शाया। ऐसी उन्होंने परंपराओं की बात कही कि वो परंपराएं भी शुरू में जो रीत रिवाज थे वो शुरुआत में परंपराएं थे, तो वो उस समय आदिमकालीन समाज जैसा था, जो कबीलाई समाज जैसा था उसके अनुरूप था। फिर कबीलाई समाज से जो थोड़े और उन्नति हुई तो फिर उस समय की भी था। लेकिन आज जो है आज के युग में जब बहुत स्पष्ट धारणाएं हैं, सभ्यता के मानक बहुत स्पष्ट हैं और वैश्विक मानक निर्धारित हो चुके हैं, तो फिर भगवान उसी स्वरूप में आ रहे हैं। तो अब उन परंपराओं को कि वो निंदा नहीं करते, वो कहते कि वो परंपराएं भी उस समय के हिसाब से उचित है, लेकिन वो रूढ़वादिता के ऊपर रूढ़वादिता के विरुद्ध आगाह करते हैं। और वो जो है वो अंततोगत्ता वो भी यही कहते हैं कि आखिर में जब बहुत चेतना परिपक्व हो जाएगी तो आपको जो है आप सूक्ष्म में चले जाएंगे, सूक्ष्म में चले जाएंगे तो वो तो आपको पता चलेगा कि वो जो जिस ईश्वर की तलाश आप बाहर कर रहे वो उसके भीतर ही समाया हुआ है। तो खैर वो एक बहुत ही विस्तृत व्याख्यान का विषय है। हमारा केवल इतना है कि ये जो नाथों की और सिद्धों की जो परंपरा है वो तमाम ऐसी उन रीतियों को तमाम और जो धर्म की जो परंपरागत वो हैं चीज़ें हैं या जो छिपक के रूप में जो जुड़ी जो मूल रूप से जिनका समर्थन नहीं करता उनके लिए बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं करता है। लेकिन योगी जी की दिशा दूसरी, योगी जी हैं तो उसके नाथ परंपरा के मान, लेकिन उनका झुकाव जिसकी तरफ नाथों ने और वो ज्ञान मार्ग से पीछे का है, वो ज्ञान मार्ग को पीछे की ओर ले जाना चाहे। वो जो उनकी जो धारणाएं हैं वो उसके अनुरूप नहीं है, इसलिए वो उनकी कांवड़ यात्रा पर उनका बहुत ज़्यादा जोर है। और कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रा के बारे में जो खबरें छपी कि नहीं कांवड़िए उपद्रवी कर रहे हैं, तो आज उन्होंने वाराणसी में आज उनका एक कार्यक्रम था। एक तो उन्होंने एक असंगत तुलना कर डाली, कोई कांवड़ यात्रा की अगर उनको महिमा बतानी हुई थी तो उनका जो है वो मुहर्रम से उसका कोई औचित्य नहीं था, कोई मुहर्रम का संदर्भ लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने मुहर्रम का संदर्भ लिया कि एक तो और मीडिया को ये कहना चाह कि हम मुहर्रम की आलोचना नहीं करते, लेकिन कांवड़ यात्रा के बारे में आप जो भ्रामक धारणाएं फैलाने की कोशिश कर रहे, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही। उधर बरेली में एक प्राइमरी के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को जब देखा कि वो भी कांवड़ यात्रा पे निकल रहे तो उसने कहा कि नहीं, पहले क्योंकि सरकार के ही अनिवार्य शिक्षा के तहत नियम है कि ना आप बच्चों से मजदूरी नहीं कराएंगे, बच्चों से दूसरे काम नहीं कराएंगे, पहले बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रवृत्त करें, उसको जो है उसको शिक्षा की ओर उसके गार्जियन को भी तैयार करें और उसको जो शिक्षा दीक्षा का जो कर्तव्य है वो उस कर्तव्य का निर्वाह करने उसमें उस कर्तव्य में उसको शामिल करने के लिए मतलब वो अपना करेंगे। और आदिकाल में भी वैदिक काल में भी ऐसे ही होता रहा था कि वो कोई कहीं किसी उसमें वेद में या जो उपनिषदों में ये जिक्र तो है नहीं कि किसी ऋषि का अपना पुत्र भी हुआ तो पहले कावड़ उठाने चला गया, या ऋषि के यहाँ जो अध्ययन करने के लिए राजकुलों के जो संतानें आ रही वो भी पता चला कि वहाँ पे करने की बजाय उनका कोई जिक्र नहीं कि वो कावड़ उठा के चल देते हों तो और वहाँ पे गुरुकुल में और उसके लिए गुरुकुल छोड़ देते हो। वो तो उसको धर्म समझते थे गुरुकुल में शामिल होना। 25 वर्ष तक की उम्र का जो उनका था वो गुरुकुल की दीक्षा का ही महत्व था। तो उसी के अनुरूप अगर ये देखा जाए उसके संदर्भ उसके आईने में उसके परिप्रेक्ष्य में, तो जो बरेली के शिक्षक ने बात कही वो तो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय धारणा और भारतीय आस्था के ही अनुरूप उन्होंने बात कही थी। लेकिन उसमें वो बरेली के
शिक्षक को निलंबित होना पड़ा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो एक और जो लोगों की एक धार्मिकता थी उसको एक उन्नति, उस धार्मिक चेतना को उन्नत करने में जो योगदान था योग का, सिद्धों की परंपरा का, और वो योगदान पूरे भारतीय समाज का होना चाहिए कि वो उसकी धार्मिक चेतना को उन्नत करने का काम करें। और जो आज अप्रासंगिक हो चुकी है, किसी ज़माने में वो बहुत महिमा युक्त रही हों वो परंपराएं, वो रीति रिवाज, लेकिन अगर आज वो अप्रासंगिक हो चुकी हैं तो आज उनको छोड़ देने से कोई धर्म की उसमें निंदा नियत नहीं हो जाती और कोई अधर्म नहीं हो जाता, बल्कि वो तो ये है कि उस उन्नत यात्रा की ओर आपकी अग्रसरता होनी चाहिए। धर्म का विकास तो तभी होगा, धर्म का परिपालन तो तभी होगा। लेकिन अब इस मामले में खुद योगी जी एक अपने आप में एक तरह से एक अथॉरिटी है, तो इसलिए उनके सोच को चुनौती न तो दे रहे हैं और ना उनको एक चुनौती दी जानी चाहिए। पहलू हमने इस बात को सामने रखा। तो कहने का मतलब ये है कि उठा पटक उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने अब ये सोचा था कि योगी जी सरेंडर कर गए, उनके सामने, अमित शाह के सामने पिछले महीने 15 जून को उनको बुलाया भी, कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी। सिपाहियों की भर्ती के नियुक्ति पत्र, जो भर्ती सिपाही हुए थे, उनके नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उनको बुलाया और हर तरीके से उनके सामने बहुत विनीत मुद्रा का प्रदर्शित किया ताकि उनके रवैये को लेकर किसी तरह का संदेह शंका उनके मन में न रह जाए अमित शाह के। लेकिन ये लगता है कि इसके बावजूद भी केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत परिपक्व है और बहुत दूर की सोचता है। इसलिए वो योगी जी को किसी तरीके से, भले ही वो योगी जी को बनाए रखना चाहता हो, लेकिन उनको ऐसी कोई ढील नहीं देना चाहता जिससे वो फिर अपने मन के मुताबिक कार्य करने की भावना बना लें। फिर उनका इस मामले में मनोबल कहीं फिर इतनी ज़्यादा मन बढ़ न हो जाए, इस बात की सतर्कता भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बरत रहा है। इन जो प्रसंगों से यही स्पष्ट होता है। अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।